सबको पता है कि ये ईवीएम चोर है और ये सत्ता सिर्फ ईवीएम की सत्ता है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2024 में भी कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट मिसयूज को मिसयूज करे और ईवीएम से इलेक्शन हो और वो जीते। ईवीएम से इलेक्शन हो सकता है, दिस इज नॉट ए मैंडेटरी। ईवीएम को तोड़ेंगे और जरूरत पड़ा तो ईवीएम को एक एक व्यक्ति से उस पे आवाज उठाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है ईवीएम को अपने बूथ पर तोड़ने का काम करें। दोनों चोर इकट्ठा हो गए हैं, एक मशीन चोर है और एक सरकार चोर है। मशीन हटाओ, हाथ को बढ़ाओ। हम लोग घर ढाने वाले को अब दिखाएंगे कि ईवीएम हटाओ, अब बैलेट लाओ और तुम्हारा घर ईवीएम की बजाय बैलेट से हटाएंगे। गिरकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब पीडीए का जो दर्द है वो सड़कों पर छलकेगा और इस सरकार को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से लोग एकजुट हो रहे हैं, अभी तक तो केवल जनता एकजुट थी, लेकिन तमाम वकील भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए मंच की तरफ एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि विचार गोष्ठी विषय था ईवीएम हटाओ, बैलेट से चुनाव कराओ। तमाम लोग यहाँ पर आए थे, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी थी, लेकिन सवाल सीधा सा है कि क्या 2024 से पहले ईवीएम हट पाएगा। चलिए, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी एक दिग्गज पद पे हैं और आधे से अधिक वकील हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या 24 चुनाव से पहले ईवीएम हटा पाएंगे आप लोग? देखिए, पूरी कोशिश है हमारी ईवीएम के लिए। आज हमारी ये विचार गोष्ठी इसीलिए की गई है कि अब क्रांति की ज़रूरत है। जितने हम लोगों ने जितने संवैधानिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। अब हमें क्रांति की तरफ जाना है। हम क्रांति की तरफ आक्रामक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सत्ता को इस ईवीएम को हटाने के लिए मजबूर करेंगे। अच्छा, क्या क्या किस किस विषय पर मुख्य तौर पर चर्चाएं की हैं आप लोगों ने आज? देखिए, आज हमने ईवीएम को हटाने का मुख्य विषय है कि ईवीएम को हटाने के लिए किस तरह से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथियों ने, बाकी जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलन में विश्वास कर रखते हैं, वो भी काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं आज इसको हटाने के लिए। अच्छा, वो मुख्य रणनीतियां हम जानना चाहेंगे और तमाम दर्शक भी कि जिनके बदौलत पूरा भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि भाई ईवीएम हट जाएगी इस बार। देखिए, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो ईवीएम, सबको पता है कि ये ईवीएम चोर है और ये सत्ता सिर्फ ईवीएम की सत्ता है। हमें इस ईवीएम को हटा के ही दम लेना। हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसे शहीद नहीं हुए, उन्होंने अपने खून, अपना बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। आज दोबारा से इस देश को गुलाम बना लिया गया है। इसकी आज़ादी के लिए हम लोगों ने फिर दोबारा से उसका बीड़ा उठाया है। चाहे हमारा खून का कतरा कतरा बह जाए, हम हमारे क्रांतिकारियों के जो उनकी बलिदान था उसको जाया नहीं जाने देंगे। चाहे हमें आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र भारत के अंदर सांस लेने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तो हम लोग कुर्बानी देंगे। सोचिए, आप ये विषय सोचिए कि वकील तक ये बात कह रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सर, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो विचार गोष्ठी का टॉपिक था, ईवीएम हटाओ बैलेट से चुनाव कराओ, इसका कारण ये है कि ये प्रूव हो चुका है कि जर्मन, जापान और अमेरिका में इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि इससे गड़बड़ होती है। लेकिन ये जो ईवीएम हटाओ, ये उसी प्रकार का प्रोग्राम है कि पंजाबी में एक डायलॉग होता है, खांदी छोले डकार बदामा दे। जब हम छोले खाएंगे और डकार हम बादाम की कर रहे हैं, तो इसका हम बेईमानी कर रहे हैं अपने साथ। हमें क्या करना पड़ेगा, ईवीएम हटाओ के लिए गौर नहीं करना, हमें तो इस चीज़ पे गौर करना है कि ईवीएम को कैसे हटाया जाए। ईवीएम को हटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में ये कोई किसी की नहीं होती। इसके लिए एक नोबेल प्राइज विनर गॉर्डन नार्डमायर ने एक बुक लिखी थी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ये अपने लोगों को मैच्योर नहीं होने देते, और इन लोगों ने उनके मैच्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि 80 करोड़ लोगों के हाथ में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कटोरा पकड़ा दिया। और दिसंबर में उसने कहा कि ये मैं अगले आने वाले 5 साल तक और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया करूंगा। तो जब ये इतने लोगों की इसने नस्ल खत्म कर दी, तो इस प्रकार के लोग क्या ईवीएम को हटाने के लिए क्या अपना इफेक्टिव एक आंदोलन चला सकते हैं? मेरा ये विचार नहीं चला सकते। इसके लिए ये जन आंदोलन पैदा करना पड़ेगा, और इस जन आंदोलन में पूरे इंडिया में जयप्रकाश नारायण जैसा अगर कोई व्यक्ति पैदा हो पाया तो ये ईवीएम हट जाएगी। अगर ये एक अद्वैत तो विशफुल थिंकिंग होगी, और ये जो प्रोग्राम होते हैं इसको इंग्लिश में यूँ बोल सकते हैं, ये है रिचुअलिज्म, ओनली फॉर्मेलिटी है, कोई कुछ नहीं होगा। इसके लिए जन आंदोलन अगर इकट्ठा हो पाया पूरे इंडिया में, अगर जनता रोड पे आ पाई, तभी कुछ हो पाएगा। तो सड़कों पर लोग उतर तो रहे हैं, कभी चुनाव आयोग उतर नहीं रहे, ये बिल में घुस जाते हैं। बुलबुल से कभी भी बाजों की शिकार नहीं किया जा सकता। ये बुलबुल हैं,
जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया हो तो वो मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहले उनको मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीति जड़ें कमज़ोर होती है वो समाज कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ सकता। और बाबा BR अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था, जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति भ्रष्ट और बेईमान है वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ये मुझे महसूस होता है ये ऐसे ही होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में शिफ्ट हो जाती हैं, पैसा का हेर फेर होता रहता है। और इसका बारे में विचार दिए गए हैं वाइट टाइगर नावल में, जिसको नोबेल प्राइज के बुकर अवार्ड में था अरविंद हिडिगा को, कि एक कमरे से दूसरे कमरे में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा करोड़ों रुपए के बोरे शिफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है मेजोरिटी में ये बेईमान होते हैं, इसलिए फिलहाल की कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल का अगर हम देखें, आंदोलन ही लाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार जो सत्ता पक्ष है वो धांधली से सरकार बना रहा है? सभी धांधली से बनाते हैं। कोशिश जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके पास गवर्नमेंट मशीनरी भी होता है, उसको मिसयूज करता है। और ये सर्वविदित है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2024 में भी ये कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट मिसयूज को मिसयूज करे और ईवीएम से इलेक्शन हो और वो जीते। कोई भी वर्ल्ड में कोई पार्टी ऐसी नहीं कह सकती कि 400 पार, 300 पार, 450 पार। उनको पूछो क्या जनता ने तुम्हें वोट देने से पहले क्या एक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करके बताया कि हम 400 वोट तुम लोगों को देंगे? ये जाहिर तौर पर ये सवाल बेहद गंभीर है कि आखिरकार बीजेपी सरकार को ये कैसे पता है कि इस बार 24 में 400 पार हो जाएगा। आप सीधा सवाल लेना चाहेंगे, देखिए क्योंकि काफी सारे लोग हैं तो मैं बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और आज आप लोग भी एकजुट हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में दो शक्तिशाली जो है डेमोक्रेसी, एक तो अमेरिका में, दूसरे भारत में। सबसे बड़ा ये है, आप अमेरिका में देख लीजिए, सबसे पहले आप एक महिला हैं, सबसे पहले महिला हैं, यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोट। भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और लागू होते ही हमारे राइट टू, चाहे रानी हो या मेहतरानी हो, उसकी वोट की कीमत पता चल गई। लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में जो वोटर्स एक्ट बनाया गया, अमेंड किया गया 1965 में, मतलब यहाँ 15 साल के बाद में वहाँ के जो नस्लवाद के लोगों को यहाँ के भी 1950 के बाद में 1965 में राइट टू वोट दिया गया। और महिलाओं की बात करें तो वहाँ 1977 में मिले। आप ये समझ सकते हैं कि वोटर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितनी है। इसे बचाने के लिए आप यदि कहते हैं कि हमें किस तरह से बचाएं, यदि हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करें, यदि हम आप वर्तमान के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, कहने का मतलब यह है संवैधानिक संस्थाओं से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीजेपी के और इसके पूरी तरह से चंगुल में है, चाहे गवर्नर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे जो भी हो। यदि देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बचाना और उन्हें मजबूत होना, उन्हें डेमोक्रेसी, जैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वाकई थी भारत हमारे, लेकिन क्या वाकई आज ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी? ये सवाल बेहद गंभीर है। यदि क्या वाकई ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? यदि हम देखें चंडीगढ़ का, आप देख लीजिए, और ये सब बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ बात करी थी, उसमें केवल इलेक्शन कमीशन में 324 से लेकर 326 तक, उसमें केवल ये लिखा हुआ कि ईवीएम से इलेक्शन हो सकता है। दिस इज नॉट ए मैंडेटरी। इलेक्शन कमीशन यदि चाहे तो बैलेट पेपर से वो करा सकता है। लेकिन यदि आप जिस तरह से धांधलेबाजी आप चंडीगढ़ में हो रही है, यहाँ पर हो रही है, आपको किसी को भी नहीं लगता है कि यहाँ बैलेट पेपर से जो है ये ईवीएम से चुनाव हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन दूसरी बात है, हाँ हो सकता है। आपने यही सब मोदी गवर्नमेंट के सामने आपने 2 इलेक्शन देखे। एक तो जब ये जो है आपका जो SC/ST जो एट्रोसिटीज एक्ट था, उसको जो है डायल्यूट कर दिया, तो 2 अप्रैल 2018 को भारत की जनता जो है सड़क पे थी, उसको जो है अमेंड करना पड़ा, उसको वो जो डायल्यूट था उसे फिर वो किया। यह पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल किसानों का आंदोलन था। किसान आंदोलन 750 लोगों की डेथ हुई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को उसे रिपील करना पड़ा। जो मोदी जी कहते थे कि हम इसे रिपील नहीं करेंगे चाहे जो कुछ हो जाएगा, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें टेररिस्ट कहा गया, उन्हें दुनिया भर के चीज़ों से वो किया गया। लेकिन
उन्हें मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी कि शायद हमारे गलत था, उसे रिपील करेंगे। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इसी तरह से बैलेट पेपर के लिए भारत के लोग, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट यदि आप जाएंगे तो उसके पक्ष में, बैलेट पेपर के पक्ष में करेंगे। पार्लियामेंट ऐसा कुछ करने जा नहीं रही है। लेकिन यदि 2 अप्रैल 2018 और किसानों के आंदोलन की यदि हम भूमिका को देखें और उससे हम सबक लेकर यहाँ की सड़कों पर उतरे तो मुझे एक ही रास्ता ये लगता है, दूसरा रास्ता मुझे लगता नहीं। हाँ, उदाहरण बेहद बड़े हैं। जाहिर तौर पर देखिए, उदाहरण जो दिया गया है वो किसान आंदोलन का अमूमन उदाहरण बड़ा दिया जाता है और बताया जाता है कि उसी के बदौलत अगर किसान आंदोलन पे तमाम किसान एकजुट हो सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ईवीएम हटाना क्यों नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं ईवीएम का? सीधा सा सवाल है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने तो कह दिया है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, तो क्या अब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा? देखिए जी, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम को जन्म दिया, जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया, अगर ईवीएम इतना ही ईमानदार है तो उन्होंने इसको नकार क्यों दिया? ये सरकार अगर ईमानदार है हिंदुस्तान की, तो इस सरकार को अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन बैलेट पेपर पे आकर के करना चाहिए। इसका मतलब कि सरकार भी चोर है और ईवीएम भी चोर है। दोनों चोर इकट्ठा हो गए हैं। एक मशीन चोर है और एक सरकार चोर है। सरकार की पूरी मशीनरी, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से चौकी इंचार्ज थाने से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक को मैं मानता हूं कि सारे के सारे इस देश में करप्ट हैं, सारे चोर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ईवीएम, इतना हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, ईवीएम अब तक हटा दी गई होती। तो अब भी हाहाकार लगातार जारी है, सड़कों पर भी उतरे हैं। सड़कों पर उतरे हैं लोग, लेकिन सड़कों पे जो लोग उतरे हैं वो लोग वो दिशा नहीं दे पा रहे हैं। सड़कों पर उतर करके जब तक बीपी सिंह ने जिस तरह से मंडल आयोग को लागू किया था, देश की जनता ने सड़कों पर कोहराम मचाया था, सरकारी संसाधनों को तोड़ा और फूंका गया था, उसी तरह से जब तक पूरे देश में ईवीएम को तोड़ा और फूंका नहीं जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, मैं तो ये कहता हूं कि देश के एक एक वोटर को वोटिंग बूथ पर जाकर के ईवीएम को उठा करके पटक देना चाहिए। ईवीएम जब टूटेगी, चुनाव निरस्त होगा और दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इसके अलावा देश में कोई और रास्ता नहीं है। ईवीएम तोड़ने के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। ईवीएम को तोड़ेंगे हम लोग। ईवीएम को तोड़ेंगे और जरूरत पड़ा तो ईवीएम को एक एक व्यक्ति से उस पे आवाज उठाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है ईवीएम को अपने बूथ पर तोड़ने का काम करें। हाँ, तो जितने लोग हैं यहाँ पर, जैसे इन्होंने तो कह दिया भाई तोड़ देंगे, आप भी समर्थन में हैं इनके? मैडम, जिनको अभी मोदी जी भारत रत्न दिए, कर्पूरी ठाकुर को, वो बिहार से आते थे और समाजवादी विचारधारा के थे। वो कहते थे कि मशीन हटाओ, हाथ को बढ़ाओ, मशीनीकरण मत करो। आज आपको अच्छा लगा, समाजवादी विचारधारा के थे कर्पूरी ठाकुर, आप भारत रत्न दिए, उनके कहे रास्ते पर चलो तो बेटा एक बार। मशीन हटा दो, कर्पूरी जी कहते थे मशीन हटाओ, हाथ को बढ़ाओ, हाथ को काम दो। तो आपने ये चोरी कर रहे हो, ये बक्सा में क्या हो रहा नहीं जा रहा है, हम अनपढ़ आदमी क्या हो रहा नहीं हो रहा है हमको ये पता नहीं है, लेकिन हम अपने बैलेट को देखेंगे कि थप्पा मारे और गया तो पक्का। अगर हम मारते हैं पी, अब कहीं जाता है वो क्या कहाँ पी होता है नहीं होता है, हम इतना जानते टेक्नोलॉजी के ज्ञानी है क्या? हमारा पुराना चाहिए। अब पुराना नहीं दोगे तो समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं, डरते नहीं हैं, खून की नदियाँ बहा देंगे। वो मोदी जी को हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि सावधान हो जाओ। ईडी फीडी से डरने वाले अब ओबीसी एसटी एसी माइनॉरिटी नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा हमारे जो धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के हम लोग शिष्य हैं, कर्पूरी जी के शिष्य हैं। हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानने वाले आदमी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हमको चाहिए बैलेट, पी वाला नहीं।
मारने वाला चाहिए। ठप्पा लगाने को तैयार हैं, देख लीजिए ये लोग वही बात कर रहे हैं कि हम लोग ठप्पा लगाएंगे तभी तक मानेंगे। मंच पे मैं इसलिए दिखाना चाहूंगी और बार बार इसलिए भी आप लोगों की नज़र दोहराने की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से जितनी भी छोटी छोटी आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस बड़े पोस्टर में, ये तमाम वकील हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, आधे से अधिक तो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील है। और देखिए विचार जो प्रकट किए हैं संयोजक दान बहादुर एडवोकेट है और अध्यक्षता सत्यनारायण यादव जिनसे हमने अभी सीधे तौर पर बात करी थी। ऐलान सीधा है, आगाज हो चुका है 24 चुनाव से पहले ही कि भाई बैलेट पेपर पर ही वोट डालेंगे वरना तोड़फोड़ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल संघर्ष होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष बाबा को भी कह दीजिएगा कि संघर्ष होगा योगी बाबा। कितना का तूने घर ढाता है वो सब पता है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग घर ढाने वाले को अब दिखाएंगे कि ईवीएम हटाओ अब बैलेट लाओ और तुम्हारा घर ईवीएम की बजाय बैलेट से हटाएंगे। क्या कहना चाहेंगे अंत में? संघर्ष नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कहते हैं गिरकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब पीडीए का जो दर्द है वो सड़कों पर छलकेगा और इस सरकार को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। बताइए, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें हैं वकीलों की जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।